360 में। अमेरिका में इलेक्शन के करीब पुरतशद्दुद वाक़यात का इम्कान, खतरा मुल्क के अंदर पनपने वाले इंतहा पसंद गिरोहों से। नगोर्नो काराबाख में गोला बारूद की बौछार, आबादियां जेर जमीन बंकरों में सिमट गईं। खुदा ने अगर बनाया है तो खुदा हमें हिम्मत दे, ताकत दे के लोगों का सामना करें। और कराची में ट्रांसजेंडर अफराद के लिए इबादत की एक पुरसुकून जगह। अमेरिका में दहशतगर्दी का चेहरा बदल रहा है और आज मकामी पुरतशद्दुद ग्रुप्स मुल्क में दहशतगर्दी के एतबार से सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका में सिक्योरिटी इदारे खबरदार कर रहे हैं कि इलेक्शन के करीब हमलों का खतरा बढ़ रहा है और उनकी नज़र मकामी ग्रुपों पर है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा खतरा आज ऐसे ग्रुपों से है जिनकी जड़ें अमेरिकी माशरे में हैं। इस खतरे की नौयत क्या है, इसकी एक गैर मामूली मिसाल हाल ही में सामने आई जब FBI ने रियासत मिशिगन की गवर्नर ग्रेचन विटमर के अगवा का मंसूबा नाकाम बनाया और 13 अफराद को गिरफ्तार किया। इनमें हुकूमत मुखालिफ 2 मिलिशियाज के अरकान भी शामिल थे। FBI के मुताबिक ये अफराद कोरोना वायरस से मुतल्लिक गवर्नर के सख्त इक़दामात के खिलाफ थे और उन्हें एक सुनसान मकाम पर ले जाके उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहते थे। FBI के मुताबिक यही अफराद रियासत वर्जीनिया के गवर्नर को अगवा करने का भी सोच रहे थे। If you break the law or conspire to... अगर आपने कानून तोड़ा या किसी के खिलाफ भी किसी संगीन जुर्म की मंसूबाबंदी की तो हम आपको ढूंढ निकालेंगे और आपको कटहरे में खड़ा करेंगे और आपको सजा भी देंगे। will bring you to justice. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक 2019 के दौरान अमेरिका में सबसे ज्यादा हमले मकामी इंतहा पसंद ग्रुपों ने किए। कुल 16 हमलों में 48 अफराद 2019 में हलाक हुए। अब तशद्दुद का खतरा दाएं और बाएं दोनों तरफ की सोच रखने वालों की जानिब से ही अमेरिका में लाहक है। जून में हमने देखा कि दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद को खाना जंगी की तैयारी और लास वेगस में तशद्दुद भड़काने के शुबे में गिरफ्तार किया गया। कुछ ही रोज बाद एक नस्ल परस्त ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले शख्स को वर्जीनिया में पुरअमन मुजाहिरीन पे गाड़ी चढ़ाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और उसी दौरान न्यूयॉर्क में बाएं बाजू के इंतहा पसंद लोगों को हुकूमत के खिलाफ खड़े होने पर उकसा रहे थे। मगर डेटा जाहिर करता है कि इस वक्त खतरनाक और पुरतशद्दुद वाक़यात की भारी अक्सरियत के लिए दाएं बाजू के इंतहा पसंद ही जिम्मेदार हैं और इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं सफ़ेद फार्म नस्ल परस्त जो कि इंतहा पसंदी की जानिब माइल होते हैं। उनमें से जो ग्रुप्स इंतहा पसंदी की जानिब माइल होते हैं 2019 में होने वाले 16 इंतहा पसंद हमलों में से 8 के पीछे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं ग्रुपों का हाथ था और 48 में से जो 39 हलाकतें भी हुई वो भी इन्हीं के हाथों हुई। अमेरिका में शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले इदारे सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर के मुताबिक 2017 से 19 के दरमियान मुल्क में सफ़ेद फार्म नस्ल परस्त इंतहा पसंद ग्रुपों में 55% इजाफा हुआ है। सफ़ेद फार्म कौम परस्ती और मकामी इंतहा पसंदी ये एक नया मसला नहीं है, ये बहुत अरसे से अमेरिका में मौजूद है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस पर ज़रूरी तवज्जो नहीं दी गई और इससे लड़ने के लिए जो वसाइल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो भी नाकाफ़ी हैं। मज़ीद जानने की कोशिश की है इमरान जदून ने। How do you see the Department of Homeland Security की तरफ से आने वाली रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि सफेद फार्म बालादस्ती या नस्ल परस्ती अमेरिका में सबसे बड़ा और मुस्तकिल खतरा है, आप इस रिपोर्ट के नताइज को कैसे देखती हैं? Yes, so this is the trend that we have seen in the last few years. जी हाँ, हमने पिछले कुछ सालों में खास तौर पर इस रुझान को बढ़ते हुए देखा है कि अमेरिका में लोगों की हलाकतों में जो शिद्दत पसंद मुलव्वस थे वो ज्यादातर सफेद फार्म ही थे और ऐसा खास तौर पर पिछले 5 साल में ही हुआ है। तो क्या ये सिर्फ सफेद फार्म बालादस्ती है या इंतहाई बाएं बाजू या दाएं बाजू के कुछ ग्रोह भी इसमें मुलव्वस हैं? Yes, so it's difficult to describe these movements as independent groups or to kind of put the bounds between one. इस किस्म की तहरीकों को इनफरादी ग्रोहों के तौर पर बयान करना या कहना कि फलां ग्रोह ने ये शुरू किया और फलां ने ख़त्म किया बहुत मुश्किल है। इनके यहाँ मेंबरशिप की कोई वाज़ेह फ़हरिस्तें मौजूद नहीं है और ना ही इनके पास कोई मेंबरशिप कार्ड्स हैं जो दिखाकर वो कहें कि वो फलां तंजीम का हिस्सा है। इसलिए बहुत सी गैर मुनज़्ज़म तहरीकें हैं जो एक जैसे नज़रियात रखती हैं, जैसे सफ़ेद बालादस्ती, नस्ल परस्ती और कौमियत का तस्वुर या मिसाल के तौर पर वफाकी हुकूमत से इख्तिलाफ वगैरह। हमारे पास सफेद फार्म बालादस्ती के नजरियात रखने वालों के बारे में ज्यादा मालूमात क्यों नहीं है? So I think there's a number of reasons for मेरा ख्याल है कि इसकी बहुत सी वजूहात है।
پہلی یہ کہ اس مسئلے کی تحقیق سے بہت سے حساس پہلو جڑے ہیں، اس لیے اس سوال پر زیادہ تحقیق کی ہی نہیں گئی، اور شاید دوسری وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ اس قسم کے گروہوں کو مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ بغیر زیادہ منظم ہوئے ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم بہت غور سے دیکھنے کی کوشش بھی کریں تو پتہ نہیں چل سکتا کہ سفید فام بالادستی کے نظریات رکھنے والا کون ہے اور کون نہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر سرکاری اور دیگر تنظیموں کو اس تشدد کو روکنے کے لیے $1 کروڑ کی رقم دی گئی ہے، تو یہ رقم کیسے مددگار ثابت ہوگی؟ So there's a number of different programs. جی ہاں، ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے مختلف پروگرامز کو گرانٹ فراہم کی۔ ان میں سے کچھ پروگرامز ہمیں یہ بھی سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ تشدد کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے، ان میں سے کون سے پروگرامز مؤثر ہیں اور کمیونٹیز کو کیا اپنانا چاہیے، اور پھر کچھ رقم ان کمیونٹیز کے لیے ہے۔ ہم کیسے لوگوں سے بات کرنے کے لیے مدد دیں یا انہیں کیسے پھر سے معاشرے میں ضم کیا جائے، لیکن $1 کروڑ کوئی بہت بڑی رقم نہیں، اس لیے یہ کچھ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی۔ تشدد کو روکنے کے لیے ہمیشہ بہت کم پیسہ خرچ کیا گیا ہے، چاہے وہ انتہا پسندی امریکہ کے اندر ہو یا بیرون ملک عناصر سے متاثر ہوئی ہو۔ اوباما انتظامیہ اور ٹرمپ انتظامیہ دونوں ہی میں یہ قدرے مشترک رہی ہے، اور شاید دونوں ہی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی وسائل مہیا نہ کرنے کے باعث قصوروار ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ یہ گروہ کن وجوہات کی بنا پر انتہا پسندی کی جانب مائل ہوتے ہیں اور انہیں کون سے عوامل اس طرف اکساتے ہیں؟ Yeah, so what causes an individual to become radicalized really varies, but I think that we see کوئی شخص شدت پسند کیسے بنتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انٹرنیٹ پر ایسا مواد موجود ہے جو لوگوں کی ذاتی کمزوریوں کو ہوا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہو سکتا ہے ان افراد کے پاس ملازمت نہ ہو یا ان کے پاس کوئی مستحکم خاندانی سپورٹ نیٹ ورک نہ ہو اور وہ تنہا محسوس کرتے ہو، لیکن انٹرنیٹ پر ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کی انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر انہیں شدت پسندی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ امریکہ میں انتخابات کے دوران اور اس کے بعد کیا کسی قسم کے پرتشدد حالات کا خدشہ ہے؟ there's a very real fear of that. I hope جی ہاں، واقعی ایسا خدشہ موجود ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہم ایسا کچھ ہوتا ہوا نہ دیکھیں، اور میرا خیال ہے کہ مختلف رہنماؤں کی طرف سے DHS اور FBI کی طرف سے اس بارے میں تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس قسم کی تشویش کا اظہار خود صدر ٹرمپ نے نہیں کیا، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے جس پر نظر رکھنی ہوگی۔ جب مقامی انتہا پسند گروپوں کی بات آتی ہے تو یہاں پہ یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ امریکہ میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں جس کے ذریعے جو مقامی گروپس ہیں انہیں دہشت گرد قرار دیا جا سکے، لیکن سیکیورٹی ادارے ایسے انتہا پسند گروپوں پر نظر رکھتے ہیں، اور جب وہ کوئی ایکشن لینے کے قریب ہوتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ یعنی انتظار اس بات کا کرنا پڑتا ہے کہ کوئی سالڈ ایویڈنس ہو کہ یہ گروپس اب کسی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ لینے لگے ہیں جس سے لوگوں کی جان یا مال کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو اور آتے ہیں الیکشن کی گہما گہمی کی طرف، اور چلتے ہیں ریاست فلوریڈا، جس نے پچھلے 6 صدارتی انتخابات میں جس کو چنا وہی ملک کا صدر بھی بنا۔ یعنی یہ ریاست ووٹرز کے موڈ کی توقعاتی کرتی ہے، ساتھ ہی ایک سوئنگ سٹیٹ بھی ہے، یعنی کبھی ریپبلکن امیدوار کے حق میں جاتی ہے اور کبھی ڈیموکریٹک امیدوار کو جتاتی ہے۔ الیکشن ڈے سے پہلے ہی فلوریڈا میں ریکارڈ تعداد میں ووٹ ڈالے جا چکے ہیں، اور ماضی کے رجحان سے ہٹ کر اس مرتبہ ارلی ووٹنگ میں ڈیموکریٹس ریپبلکن سے آگے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ٹیم نے فلوریڈا کے شہر مایامی کا رخ کیا۔ کیرولائن پرسوٹی کی یہ رپورٹ سعدیہ زیب رانجھا کی زبانی۔ It says indefinite voluntary departure. That meant I was never coming back. ریٹا ریڈ ان ہزاروں بچوں میں شامل تھی جو آپریشن پیٹر پین کے تحت سن 1960 کی دہائی کے اوائل میں کمیونسٹ کیوبا سے تنے تنہا امریکہ آئے تھے۔ ریٹا کو خدشہ ہے کہ جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کی صورت میں امریکہ سوشلزم کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ سوشلزم کی جانب جھکاؤ، بائیں بازو کے خیالات یا اسے جو بھی کہہ لیں، یہ ہمارے ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ بائیڈن کی اعتدال پسندی نے ریٹا کو متاثر نہیں کیا اور انہوں نے صدر ٹرمپ کو ووٹ دینے کے لیے وقت سے پہلے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریٹا نے ووٹنگ کی مقررہ تاریخ سے 2 ہفتے قبل ہی اپنا ووٹ ڈال دیا ہے۔ دوسری جانب جو بائیڈن کے حامی مائک ویمبلی حال ہی میں اسٹروک کے حملے کے باوجود بھی خود چل کر ووٹ ڈالنے گئے۔ جو بائیڈن کو زیادہ بہتر اندازہ ہے کہ اس ملک کو صحیح راستے پر کیسے واپس لانا ہے۔ میرے خیال میں ان کی پالیسیاں بہتر ہیں۔
मुल्क भर में लोग माजी की निस्बत कहीं ज्यादा तादाद में डाक के जरिए या बजाते खुद जाकर कब्ल अज वक्त वोट डाल रहे हैं और इसकी बड़ी वजह कोरोना की वबा है। कुछ लोगों के लिए शायद समाजी फासला कुछ ज्यादा अहमियत नहीं रखता, इस वजह से मैं इस साल डाक के जरिए वोट दे रहा हूँ। लेकिन जो बाइडन के हामी क्रिश्चियन जॉनसन ऐसा नहीं सोचते, बल्कि 3 नवंबर के इंतखाबात में वोट डालने की हौसला अफजाई के लिए वो टी शर्ट्स बेच रहे हैं। हर एक खौफजदा है कि कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आपको जिंदा रहना है तो आप हमेशा एक होल में बंद होकर तो नहीं रह सकते ना। सदर ट्रंप और बाइडन के दरमियान अपने अपने हामियों की वोट डालने की हौसला अफजाई करने के तरीके में इख्तलाफ नजर आता है। सदर ट्रंप अपने वोटर्स की इंतखाबात के दिन बजाते खुद जाकर वोट देने की हौसला अफजाई करते हैं। उनका कहना है कि डाक के जरिए वोट में धोखाधड़ी का इम्कान होता है, अगरचे इसकी कोई शहादत मौजूद नहीं है। जबकि बाइडन एक मुख्तलिफ पैगाम देते हैं। तारीखी तौर पर रिपब्लिकन्स वक्त से पहले वोट डालने की हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के इलेक्शन प्रोजेक्ट के मुताबिक इब्तदाई वोटिंग में डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स के मुकाबले में 2 गुना आगे हैं। बाकी कई मकामात की तरह रियासत वर्जीनिया में भी वक्त से पहले वोट डालने वालों की तादाद फ्लोरिडा के बाद सबसे ज्यादा है। मुझे आज काम पर भी जाना है, लेकिन इस वक्त ये काम ज्यादा जरूरी है। अगर लोगों का यही मामूल रहा तो वक्त से पहले वोटिंग का वो रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा जो सन 2016 के इंतखाबात में 55% था। कैरोलिन प्रसूटी के साथ सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका के सदारती इंतखाबात से मुतल्लिक अहम खबरें और दिलचस्प मालूमात हम आपके लिए पेश कर रहे हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पे। इसके अलावा facebook.com/voa के पेज पे आपको ये मालूमात भी मिलेंगी। साथ ही दुनिया भर से अहम खबरें, दिलचस्प तबसरे और इंटरव्यूज भी आप हमारे फेसबुक पेज पे देख, सुन और पढ़ सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। इबादत गाहों में मर्दों और ख़वातीन के लिए अमूमन कुछ उसूल अलग होते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर्स, उनका क्या, वो कहाँ जाएं? ये वो सवाल हैं जो खुदा से रिश्ता जोड़ने के ख्वाहिशमंद ट्रांसजेंडर्स को इबादत गाहों से अक्सर दूर रहने पर मजबूर कर देते हैं। सिद्रा डार हमें मिलवा रही हैं कराची की पास्टर गजाला शफीक से, जिन्होंने ऐसे ही लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं ताकि वो बिला रोक टोक और बिला झिझक खुदा से अपना रिश्ता मजबूत कर सकें। जैसे अंदर इंटरव्यू तो सब लड़कियां ना मुझे देख के ऐसे घूरने लगी और हंसने लग गई, और मेरे ना अंदर दिल में ना इतना वो आया कि मैंने कहा देखो कि जैसे हम कोई अजूबा हैं जो हमें देख के तो हंसने लगी। रात को जब सोते हैं फिर यही सोचते हैं कि खुदा ने हमें क्यों बनाया ऐसा, खुदा ने अगर बनाया है तो खुदा हमें हिम्मत दे, ताकत दे के लोगों का सामना करें। ख्वाजा सरा माशरे का नज़रअंदाज किया जाने वाला वो तबका है जो पहले ही से नाइंसाफ़ी और नारवा सलूक का शिकार है। ऐसे में जब वो अपने टूटे दिलों के साथ इबादत गाहों का रुख करते हैं तो वहाँ भी उन्हें खुले दिल से कबूल नहीं किया जाता, जिससे उनमें अकेले हो जाने का एहसास और भी बढ़ जाता है। जब मैं चर्च में जाती ना तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जेंट्स साइड पे बैठना है या लेडीज साइड पे बैठना है। और लोगों की तरह तरह की बातें, और लोग हमें यूं घूर घूर के देखते हैं जैसे पता नहीं कार्टून आ चुके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम भी इंसान हैं। घर वाले उनको छोड़ देते हैं, माशरा उनको एक्सेप्ट नहीं करता, चर्च ने भी उनको इग्नोर कर दिया, रियासत ने उनकी जिम्मेदारी नहीं ली। खुदा से मेरी दुआ थी ये कि खुदावंद ऐसा हो कि कोई इस तरह हो प्लेटफार्म हमें मुहैया खुदावंद करे, चर्च हमें सरवाइव करने के लिए, जो आगे बढ़ने के लिए हमें सहारा दे, ताकि हमारी जो है ज़रूरतें भी उस हम लोग चर्च को बता सकें और जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है उसको भी चेंज कर सकें। मैं चर्च में गई तो मुझे फर्स्ट टाइम मेरे से ये प्रॉब्लम आई है कि आप ऐसे आओ, पैंट शर्ट पहन के आओ। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार खुदावंदा हमारे लिए भी कुछ ऐसे मसले मसाइल हल कर, हमें भी कोई ऐसा रास्ता दिखा कि जो हम अपनी मर्जी से जाएं, अपनी मर्जी से तिलावत करें, चर्च जाएं। अपने खादमों से जो तू मुनासिब समझे कर। खुदा और मजहब से कुर्बत की तलब ने इन ख्वाजा सराओं को पास्टर गजाला से मिलवाया, जिन्होंने कराची के होली ट्रिनिटी चर्च की हुदूद में ख्वाजा सराओं की इबादत के लिए एक जगह मखसूस कर दी है।
ना इनको मंदिर कबूल करता है, ना मस्जिद कबूल करती है, ना चर्च कबूल करता है। तो मैंने तो एक आगाज़ कर दिया, खुदा कबूल करता है, खुदा इनसे प्यार करता है, लेकिन हमने जो मजहबी मकामात बना रखे हैं ना, हमने उनके टैबूज़ बनाए हुए हैं, वो टैबूज़ जो हैं वो इनको कबूल करने नहीं देते, क्योंकि वालिदैन तो फेंक देते हैं ना, या निकाल देते हैं, या डिसऑन कर देते हैं, और वो इजाज़त भी नहीं देते बहन भाइयों से मिलने को। एक तो जो वालिदैन से दूरी, वो एक गम इनके अंदर होता है, फिर खुदा से इनसे रिश्ता नहीं है, तो उनको सबसे ज़्यादा वो यही कहते हैं कि हमें मजबूर किया जाता है कि हम डांस करें, हम डिस्को पार्टियों में जाएं, हमें घुंघरू बांध दिए जाते हैं पैदा होते ही। वो खून जो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। पास्टर गजाला के पास चर्च आने वाले ख्वाजा सराओं की तादाद अब बढ़ रही है। यहाँ इन्हें इबादत के आदाब सिखाए जाने के अलावा इनके दुख भी सुने जाते हैं। जब बाहर निकलूं तो लोग हंस पड़ते हैं, मजाक करते हैं, बुरे बुरे अल्फाज मेरे बारे में कहते हैं, कोटिंग बाजी करते हैं, लेकिन मैंने कभी, मेरा दिल ज़रूर दुखता है, लेकिन मैं जब फिर मेरा बाइबल की तरफ जाता है ध्यान कि वहाँ पे मसीह ने माफ़ करने का दर्स दिया है और किसी के लिए बद्दुआ का नहीं। माँ बाप ने नहीं ये जिम्मेदारी पूरी की, चर्च ने ये जिम्मेदारी नहीं पूरी की, लेकिन आप चर्च में आ गए हो, आपको पता चल गया खुदा आपसे प्यार करता है। मैं एक ताकतवर चर्च ट्रांसजेंडर्स का एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, जहाँ ट्रांसजेंडर फादर हो, ट्रांसजेंडर पास्टर हो, ट्रांसजेंडर यूथ लीडर हो, बाइबल स्कूल हो, कि कल को किसी को गजाला की ज़रूरत ना पड़े। बहुत इंस्पायरिंग कहानी। चलते हैं सदर डार की तरफ, जो ये बता रही हैं कि पास्टर गजाला को ट्रांसजेंडर्स के लिए मजहबी तालीम का एहतमाम करने पे खुद कितनी मुश्किलात और कितने मनफी रवैयों का सामना करना पड़ रहा है। ये इनिशिएटिव लेने में पास्टर गजाला को भी खासी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों ने उनके हौसले को पस्त करने के लिए यहाँ तक कहा कि वो ख्वाजा सराओं की इतनी ज़्यादा हिमायत कहीं इसलिए तो नहीं कर रही कि वो शायद ख़ुद भी ऐसी हों। यहाँ तक कि कहा गया कि वो इनकी हिमायत करके क्या मफादात हैं जो हासिल करना चाहती हैं, लेकिन वो कोशिश जारी रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि वो एक ऐसा चर्च बना सकें जहाँ पर ख्वाजा सरा बिना किसी रोक टोक के और जज किए बगैर जाएं और अपनी इबादत करें। और गजाला यही कह रही हैं कि उन्हें चाहे किसी भी किस्म की क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, लेकिन वो उनके लिए हिमायत जारी रखेंगी। और इस सिलसिले में वो जो मसीही जो मजहबी पेशवा वगैरह हैं, फादर्स हैं, चाहे वो अब आएंगे जो नए बनेंगे, उनसे भी वो राब्ते में, और वो चाहती हैं कि उनकी मदद से वो एक ऐसा गिरजाघर बना सकें जहाँ पर ट्रांसजेंडर आज़ादी के साथ जा सकें। ट्रांसजेंडर अफराद को जब शनाख्ती कार्ड का इजरा शुरू हुआ तो इससे ये उम्मीद पैदा हुई थी पाकिस्तान में कि उनके हालात बेहतर हो सकेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उस रास्ते में बहुत सी रुकावटें खड़ी हैं। सिदरा डार ने बताया कि न सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को अक्सर तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, बल्कि जब वो मदद मांगने जाते हैं तो फिर उन्हें हिरासा भी किया जाता है। जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त ख्वाजा सराओं को दरपेश है, जिस पर वो आवाज़ भी उठाते नजर आते हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं, वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। जिस तरह के वाकयात उनके साथ पेश आते हैं, उनका कहना है कि जब वो इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने जाएं तो भी उन्हें हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। उन्हें अभी तक वो तमाम हुकूक या इंसाफ उस तरह से नहीं मिल रहा जिस तरह दीगर जिन्स को पाकिस्तान में हासिल है, जबकि आइन के तहत वो सारे हुकूक उनको हासिल हो जाते हैं जो दूसरों को हासिल हैं। अगर हम बात करें इस वक्त के एक और जो मसला ख्वाजा सरा उठाते हैं, वो ये भी है कि जो ख्वाजा सराओं की सोसाइटी है उसने ये भी दावा किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त उनकी आबादी 500,000 से ज़्यादा है, लेकिन जो 2017 में मरदमशुमारी की गई है उसके मुताबिक इनकी तादाद को 10,418 के करीब रखा गया। इससे भी वो कहते हैं कि उनकी हक तलफी होती है। लेकिन जो बेसिक सबसे बड़ा इशू जो वो उठा रहे हैं वो ये कि उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो बेगिंग करें, सेक्स वर्क करें, या फिर वही बात कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फर्क पड़ता है।
فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. گزشتہ ہفتے کے اختتام پہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگورنو قراباخ کے متنازع علاقے میں جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا تھا، مگر کچھ ہی گھنٹے کے بعد دونوں ملک ایک دوسرے پہ معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر رہے تھے. علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 30 سال سے خوف کے سائے میں جی رہے ہیں، مگر جس نوعیت کی لڑائی اب ہو رہی ہے انہیں اس کی توقع نہیں تھی. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. نگورنو قراباخ کے دارالحکومت میں گزشتہ جمعے کی سپہر کا ایک منظر. اس شہر سمیت دیگر کئی شہروں میں 2 ہفتوں سے زیادہ دنوں سے بمباری جاری ہے. عموماً سائرنز حملوں سے پہلے بند ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا. اس 30 سالہ تنازع کے پس منظر میں 2 ہفتوں سے جاری اس تازہ لڑائی کی وجہ سے زیادہ تر عوام شہر کی گلیوں کی بجائے زمین کے نیچے چھپی رہتی ہے. جو ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں وہ ہم نے پہلے نہیں دیکھے. یہ بہت مختلف ہیں. آپ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے ہیں. اگلی صبح روس کی ثالثی میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا، لیکن اس کے 1 گھنٹے بعد ہی ہونے والے حملوں کے لیے آرمینیا اور آذربائیجان دونوں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اتوار کے روز مورچوں سے تقریباً 100 کلومیٹر دور آذربائیجان کے دوسرے سب سے بڑے شہر گانجا میں ایک راکٹ حملہ ہوا، جس میں متعدد شہری ہلاک ہو گئے. ہم 30 برسوں سے یہ سب سہ رہے ہیں. میرے ایک بھائی کے 2 گھر منہدم ہو گئے. اس کا بیٹا اور بیوی زخمی ہے. ایک بیٹا لڑائی میں شریک ہے. اب میں کیا کہوں؟ خدا کسی کو یہ دن نہ دکھائے. آرمینیائی باشندوں کا کہنا ہے کہ یہ خطہ آذربائیجان کے ہاتھ میں جانے سے انہیں اپنی شناخت اور وطن کھو دینے کا خدشہ ہے، جبکہ آذربائیجانیوں کے مطابق اس علاقے پر آرمینیائی 30 سال سے غیر قانونی طور پر قابض ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. یہ جنگ، جس میں دونوں جانب سوگوار سینکڑوں لوگوں کو دفنا چکے ہیں، مستقبل قریب میں ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. جلد یا بدیر امن ہوگا، جنگ ختم ہوگی، لیکن کب؟ اس وقت جنگ زیادہ تر آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ہے. ترکی پہلے ہی کھلے عام آذربائیجان کی حمایت کر رہا ہے اور روس آرمینیا کے ساتھ سیکیورٹی کا ایک معاہدہ کر چکا ہے. یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ تنازع ایک کثیر الملکی جنگ میں بدل گیا تو ان کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی. یان پوچات کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. اور یہیں پہ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360. پروگرام میں شامل رپورٹس پہ آپ اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں. لاگ آن کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ @UrduVOA کو فالو کرنا نہ بھولیے گا. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.